हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट 4, जिसमें हम देखेंगे एचपीएलसी के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक। गाइस, तो इससे पहले हमने गैस क्रोमेटोग्राफी को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब देखते हैं हम अपना मेन टॉपिक HPLC, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसको हम अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे कि हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई प्राइस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई पेशेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई प्रिसीजन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये इसके 4 डिफरेंट अदर नेम हैं HPLC के। तो आप अगर जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह में पूछा गया हाई पेशेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है इसी का एक नाम है। तो इसको हाई प्रेशर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम जब हमारे सॉल्वेंट को जब रन कराते हैं उसमें, तो उसको हायर प्रेशर के साथ उसको अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं हायर प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड सेकेंड है हाई प्राइस। तो हाई प्राइस कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा HPLC का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, ठीक है, बहुत महंगा होता है। इसको मतलब लगभग मतलब हर कॉलेज में ये नहीं होता है, ठीक है, ये किसी किसी कॉलेज में ही होता है। तो इसलिए इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हाई प्राइस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। एंड थर्ड है हाई पेशेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस, इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा टाइम लगता है रिजल्ट आने में, ठीक है, थोड़ा सा इसको वेट बहुत करना पड़ता है, ठीक। तो इसलिए आपको काफ़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हाई पेशेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। लास्ट है हाई प्रिसीजन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो जो भी हमको इसमें रिज़ल्ट मिलता है उसकी जो रिजोल्यूशन होती है वो अच्छी होती है, हायर रिजोल्यूशन होती है, ठीक है, और जो है हमको काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, ठीक। इसलिए हम इसको बोलते हैं हायर प्रिसीजन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। एंड हायर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो सेपरेशन कैपेसिटी होती है, उसकी रिजोल्यूशन कैपेसिटी होती है, वो जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए इसको हम हायर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो गाइस, हमने देख लिया कि जो हम इसको क्यों अदर अदर नेम से इसको क्यों बोलते हैं, तो इसी के बेस पे हम इसको बोलते हैं। HPLC is a form of liquid chromatography used to separate compound that are dissolved in solution। तो जो HPLC है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही एक सब टाइप है, जिसका यूज़ हम किसी भी मतलब सॉल्युबल कंपाउंड को सेपरेट आउट करने के लिए करते हैं। It is a modified form of gas chromatography. It is applicable for both volatile and नॉन वोलाटाइल कंपाउंड। तो ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसका यूज़ हम जो है वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल कंपाउंड, तो इसका यूज़ हम दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा था जब गैस क्रोमेटोग्राफी वाला टॉपिक डिस्कस किया था, तो इसका यूज़ हम सिर्फ वोलाटाइल नेचर के कंपाउंड के लिए ही कर रहे थे। लेकिन जो हमारा HPLC है उसका यूज़ हम दोनों के लिए कर सकते हैं, वोलाटाइल के लिए भी एंड नॉन वोलाटाइल के लिए भी। तो इसलिए इसको काफ़ी अच्छा माना गया है। इट इज़ हैविंग अ हाई रिजोल्यूशन एंड सेपरेशन कैपेसिटी। तो हमने आपको बताया कि इसकी जो रिजोल्यूशन होती है और सेपरेशन कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है बाकी इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में, इसलिए इसको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड एज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसको हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के एनालिसिस के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। Higher performance liquid chromatography is a chromatographic technique used to separate the mixture of compound in analytical and biochemistry। तो जो भी हमारी जो एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री है, तो उसमें हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट आउट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम किसी भी कंपाउंड को उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसको क्वांटिफाई कर सके, उसको प्यूरिफाई कर सके, ठीक है। तो इसलिए हम इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। देन अब हम देखते हैं टाइप ऑफ HPLC। तो HPLC जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड, उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, उसके जो भी मेथड परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जिस जिस टेक्निक के थ्रू उसको उसमें सॉल्वेंट को हम डालते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो बहुत सारे जो है उसके हिसाब से हम इसको क्लासीफाई किए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो उसके मोड के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसको हम दो टाइप से क्लासीफाई किए हैं, नॉर्मल फेस मोड एंड रिवर्स फेज मोड। तो ये दो टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड। अब हम
सेकेंड देखते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। तो जो HPLC है वो बहुत सारे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जैसे कि एड्जॉर्प्शंस के प्रिंसिपल पे भी अपना वर्क करता है। सेकंड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के पे भी अपना वर्क करता है, एंड आयन पेयर क्रोमेटोग्राफी में भी, एंड आयन साइज एक्सक्लूजन एंड जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, एंड एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, कायरल फेस क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारे प्रिंसिपल के बेसिस पे ये किसी भी कंपाउंड को सेपरेट आउट करता है। तो ये इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई किया है। देन अब हम देखते हैं थर्ड बेस्ड ऑन इल्यूशन टेक्निक। तो हम अपने जो सॉल्वेंट रहते हैं उसको किस तरह से उसको इल्यूशन करते हैं, उसके टेक्निक के अकॉर्डिंग इसको हम टू टाइप से क्लासीफाई किए हैं। इसमें सबसे पहला आता है आइसोक्रेटिक सेपरेशन एंड ग्रेडियंट सेपरेशन। तो गाइस हमने जो है गैस क्रोमेटोग्राफी में इन दोनों को देखा था कि आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट सेपरेशन क्या होता है। तो आइसोक्रेटिक में क्या रहता है कि जो हमारा जो सॉल्वेंट रहता है उसको हम सेम कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं पूरे प्रोसेस में, लेकिन जो ग्रेडियंट रहता है उसमें हम थोड़ा सा डाइल्यूट लेते हैं स्टार्टिंग में, डाइल्यूट एसिड या बेस, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करते हैं उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये होता है हमारा आइसोक्रेटिक एंड ग्रेडियंट। देन डी होता है बेस्ड ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो उसके स्केल ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग भी हमने इसको टू टाइप से क्लासीफाई किया है, एनालिटिकल HPLC एंड प्रिपरेटिव HPLC। तो ये टू टाइप से हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ ऑपरेशन। एंड फिफ्थ आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एनालिसिस। तो आप कौन से टाइप के एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे भी इसको टू टाइप से क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले इसमें आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम यही टाइप के एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो ये भी टू टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो अब हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। तो गाइस इसमें इसका प्रिंसिपल जो है वो किस टाइप के सैंपल को आप सेपरेट आउट कर रहे हो, ठीक है, या प्यूरीफाई कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे इसका जो प्रिंसिपल वर्क करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्टीशन के बारे में। तो इसमें किसी भी कंपाउंड का जो सेपरेशन है उसकी रिलेटिव एफिनिटी के अकॉर्डिंग होगा। एंड अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फेज मोड एंड रिवर्स फेज मोड के बारे में, तो इसमें जो है एड्जॉर्प्शंस के प्रिंसिपल पे ये अपना वर्क करता है। When a mixture of components are introduced into the HPLC column, they travel according to their relative affinity toward the stationary phase। तो जैसे गाइस इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो जो भी कंपाउंड रहता है जब उसको हम HPLC कॉलम में जब उसको पैक करते हैं तो वो अपने जो स्टेशनरी फेज में उसकी जो एफिनिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो जो कंपोनेंट रहते हैं जिसकी जो एफिनिटी है वो अगर स्टेशनरी फेज में अगर ज़्यादा रहती है तो उसमें जो है वो उसका ट्रैवल जो है वो स्लोअर होता है, और अगर उसकी एफिनिटी जो कम रहती है तो स्टेशनरी फेज की ओर, तो वो जो है वो जो फास्टली वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो ये आपको काफ़ी इजी से समझ में आ गया होगा। तो अगर एफिनिटी अगर स्टेशनरी फेज में ज़्यादा रहेगी तो वो स्लोली मूव करेगा, एंड अगर एफिनिटी अगर कम रहेगी तो वो फास्टर मूव करेगा। तो अब हम इसके वर्किंग को इसके डायग्राम से समझेंगे। तो गाइस ये है HPLC का डायग्राम जिसमें हम समझेंगे इसके वर्किंग को। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉल्वेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं मोबाइल फेस हमारा, उसको पंप करते हैं हाई प्रेशर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे एक पंप लगा होता है जिसके थ्रू हम अपने सॉल्वेंट को हाई प्रेशर जो कि 1000 to 3000 के आसपास होता है, तो हम उतने प्रेशर के साथ उसको पंप करते हैं। देन यहाँ पे होता है हमारा इंजेक्शन पोर्ट रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे जो सैंपल रहते हैं उसको यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो जो इसके हायर प्रेशर के कारण जो यहाँ पे जो सैंपल रहता है वो इस मोबाइल फेस के साथ यहाँ पे रन करता है, और देन हमारा यहाँ पे आता है कॉलम, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉलम है, कॉलम। तो कॉलम में क्या होता है गाइस, यहाँ पे स्टेशनरी फेस होता है, जहाँ पे क्या होता है सेपरेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। तो जो है इसके हायर प्रेशर के कारण जब ये सैंपल जो है इस कॉलम में आएगा तो जो सैंपल रहेगा उसकी एफिनिटी के अकॉर्डिंग इसमें सेपरेशन की प्रोसेस जो है वो होती है। तो जैसे कि अगर हमारा जो सैंपल है उसकी एफिनिटी इस स्टेशनरी फेज में अगर अच्छी होगी तो क्या होगा कि ये जो सैंपल है इसमें अढेर हो जाएंगे, ठीक है, और इसका जो मूवमेंट है वो स्लोली होगा। लेकिन अगर इस सैंपल की एफिनिटी इस हमारे जो स्टेशनरी फेज में है वो लोअर रहेगी तो ये फास्टली यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगे। फिर जो हमारा जो सैंपल रहेगा उसको हम क्या करेंगे, हम डिटेक्टर में जो है उसको रखेंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो डिटेक्टर से फिर वो क्या करेगा,
जो भी हमारा जो कंपाउंड रहेगा, जो भी हमको रिस्पांस मिलेगा उसको वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जब इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो उसको कन्वर्ट करेगा तो फिर हमको क्या मिलेगा, पीसी पे एक डाटा शो होगा, एक यहाँ पे एक ग्राफ मिलता है हमको। तो उसके बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमारा जो वेस्ट रहेगा उसको हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो गाइस ये था इसका सिंपल सा वर्किंग। तो इसको हम एक बार शॉर्ट में फिर से और देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सॉल्वेंट रहता है उसको हम हायर प्रेशर के थ्रू, इस पंप के थ्रू इसको यहाँ पे पंप करते हैं। देन यहाँ पे एक इंजेक्शन पोर्ट होता है जिसमें हमारे सैंपल को इंजेक्ट करते हैं। तो इस जो है ये सॉल्वेंट के जो है हायर प्रेशर के कारण ये इस कॉलम में आ जाता है। तो फिर क्या होगा, कॉलम में इसकी सेपरेशन प्रोसेस होगी। तो जो अगर ये सैंपल है इसकी एफिनिटी इसमें अच्छी होगी तो ये क्या होगा, स्लोली मूव करेगा, लेकिन एफिनिटी इसमें कम होगी तो ये फास्टली मूव करेगा। देन यहाँ से हम जो सॉल्वेंट को रिमूव करके उसको डिटेक्टर में उसको डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्टर से जो है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल निकलता है और हमको पीसी में एक डाटा शो होता है। ये था इसका वर्किंग। देन अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ एचपीएलसी। तो सबसे पहले इसके थ्योरी में आता है रिटेंशन वॉल्यूम। तो रिटेंशन वॉल्यूम क्या होता है उसको हम देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेज रिक्वायर्ड फॉर द इल्यूशन ऑफ 50% ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द कॉलम स्केल रिटेंशन वॉल्यूम। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि ये एक कॉलम है, ठीक है, तो और ये हमारा एक सॉल्वेंट है। तो हमको इस कॉलम से जो भी हमारा कंपाउंड रहेगा तो उसको 50% यहाँ से सेपरेट आउट करने के लिए जितने सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू सेपरेट कंपाउंड फ्रॉम स्टेशनरी फेज, तो इसको हम बोलते हैं रिटेंशन वॉल्यूम। तो इसका फार्मूला है वी आर इज इक्वल टू आर टी इंटू फ्लो रेट। तो ये इसका फार्मूला है। देन सेकंड आता है एसिमेट्री फैक्टर, इसको हम ए एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। Theoretically, peaks should be symmetrical. However, symmetrical peaks are not obtained due to the fronting and tailing. तो जो theoretically के अकॉर्डिंग जो हमारा जो पीक रहता है वो सिमेट्रिकली होना चाहिए, लेकिन हमको सिमेट्रिकल जो पीक होता है वो ऑब्टेन नहीं होता है फ्रंटिंग एंड टेलिंग के कारण। तो अब हम देखते हैं कि फ्रंटिंग क्या होता है और टेलिंग क्या होता है। तो सबसे हम देखते हैं फ्रंटिंग। द फ्रंटिंग इज अ टर्म यूज्ड व्हेन द लेफ्ट साइड पीक इज ब्रॉडर देन राइट साइड पीक। दिस इज़ ड्यू टू द सैम्पल अप्लाई इन लार्ज क्वांटिटी। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी में सैंपल को अप्लाई कर देते हैं, तो इस कारण फ्रंटिंग होता है। तो फ्रंटिंग क्या होता है कि जैसे कि ये हमारा एक ग्राफ है, इसके थ्रू हम समझेंगे फ्रंटिंग को। तो जो हमारा जो लेफ़्ट साइड का जो पीक है, ये जो लेफ़्ट साइड का जो पीक है ये लेफ़्ट है, लेफ़्ट एंड ये राइट, ठीक है। तो जो लेफ़्ट साइड का जो पीक है वो इस राइट साइड के पीक से थोड़ा सा ब्रॉडर रहता है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ब्रॉड है, ये थोड़ा सा कम ब्रॉड है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है, तो इसी के कारण क्या होता है, ये फ्रंटिंग होता है। मतलब इसी को हम फ्रंटिंग बोलते हैं। मतलब रूल क्या बोलता है कि ये जो है ये बीचों बीच में रहना चाहिए था, ठीक है, ऐसे। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड का थोड़ा पीक ब्रॉडर है और राइट साइड का थोड़ा छोटा है। देन टेलिंग। टेलिंग इज अ टर्म यूज्ड व्हेन राइट साइड पीक इज ब्रॉडर देन द लेफ्ट साइड पीक। तो अब इसमें क्या हो रहा है टेलिंग में कि जो हमारा जो राइट साइड का पीक है वो ब्रॉडर है इस लेफ्ट साइड के पीक से, तो इसको हम बोलते हैं टेलिंग। तो टेलिंग होने का क्या रीज़न रहता है कि जो हमारा सैंपल रहता है वो स्टेशनरी फेज में वो एड्जॉर्ब हो जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाता है, उसी के कारण हमको टेलिंग इफेक्ट जो है वो मिलता है। तो गाइस यहाँ से आपको टेलिंग एंड फ्रंटिंग जो है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका देखते हैं हम इसका कैलकुलेशन ऑफ एसिमेट्री फैक्टर। तो इसका फार्मूला है ए एफ इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो जो यहाँ पे ए एफ जो है वो एसिमेट्री फैक्टर रहेगा और ए एंड बी जो है वो उन लाइंस के डिस्टेंस रहेगा, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस रहेगा। तो उसको हम ए एंड बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका डिस्टेंस लगभग 0.95 टू 1.05 के बीच में रहता है। देन अब हम देखते हैं मोड ऑफ HPLC। तो इसको मोड के अकॉर्डिंग हमने SPLC को बेसिकली 2 टाइप से क्लासीफाई किया था, नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज में। तो नॉर्मल फेज में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसमें हम स्टेशनरी फेज लेते हैं, हमारे पोलर रहेगा, ठीक है, उसका नेचर। एंड जो मोबाइल फेज रहेगा जिसको हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं तो वो जो है नॉन पोलर नेचर का रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिवर्स फेज के बारे में, तो रिवर्स फेज में जो हमारा स्टेशनरी फेज रहेगा वो नॉन पोलर नेचर का रहेगा एंड जो मोबाइल फेज रहेगा वो पोलर नेचर का रहेगा।
तो इसलिए इसको रिवर्स बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्मल फेस के जस्ट अपोजिट है। तो हम इसको एक टेबल के फॉर्म में भी समझ लेते हैं। तो जो हमारा नॉर्मल फेस रहेगा उस पर स्टेशनरी फेस को हम पोलर लेंगे जो कि सिलिका जेल रहेगा, एंड मोबाइल फेस जो रहेगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा, जैसे ये नॉन पोलर नेचर का होता है। एंड जो सैंपल का जो मूवमेंट रहेगा वो फास्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो पोलर नेचर का है। एंड सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंस पोलैरिटी, तो उसके पोलैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी सैंपल का सेपरेशन जो है वो होगा। देन अगर हम बात करते हैं रिवर्स फेज के बारे में, तो इसमें हम स्टेशनरी फेज का यूज़ कर रहे हैं नॉन पोलर, एंड जो हमारा मोबाइल फेस रहेगा वो पोलर नेचर का रहेगा, एंड जो सैंपल का जो मूवमेंट रहेगा वो फास्ट रहेगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा स्टेशनरी फेज है वो नॉन पोलर नेचर का है, तो अगर सैंपल जो है पोलर रहेगा तो इसमें क्या नहीं होगा, इसकी एफिनिटी इसमें कम होगी, तो ये इसमें अडेयर नहीं होंगे और ये फास्टली वहाँ से मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे फास्ट होगा इसका मूवमेंट। देन इसका जो सेपरेशन जो है ये हाइड्रोकार्बन कंटेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो जो हमारा ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं रिवर्स फेज मोड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए। तो 90% जो एनालिसिस में है हम जो है रिवर्स फेज का यूज़ करते हैं। देन अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ HPLC। तो इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले आता है सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम, एंड सेकेंड है पंप एंड सैंपल इंजेक्शन सिस्टम, कॉलम डिटेक्टर एंड इंटीग्रेटर एंड रेड आउट डिवाइस। तो ये जो है इसके इंस्ट्रूमेंटेशंस में आते हैं ये 6 जो चीज़ें दी गई है यहाँ पे। तो इसको हम 1 बाय 1 काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम जो है हमने काफ़ी अच्छे से बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एक सॉल्वेंट सिस्टम रहेगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक डी गैसर रहता है। तो ये डी गैसर क्या करता है कि जो भी हमारे गैसेस रहते हैं जो हमारे सॉल्वेंट में मिक्स हो जा रहा है तो उसको ये रिमूव करते हैं ताकि उसकी प्रॉपरली यहाँ पे सेपरेशन हो करके। एंड यहाँ पे एक मिक्सिंग डिवाइस रहता है जहाँ पे हम किसी भी मिक्सिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं इसके अच्छे से मिक्सिंग के लिए। एंड यहाँ पे एक प्रेशर सिस्टम रहता है, हाई प्रेशर पंप। तो ये हमारा जो सॉल्वेंट रहता है उसको हायर प्रेशर के साथ इसको यहाँ पे पंप करता है कॉलम में। देन फिर यहाँ पे कॉलम में जो है सेपरेशन का जो प्रोसेस जो है वो होगा, एंड जो भी हमको हमारा जो डाटा रहेगा उस इस डिटेक्टर से हम उसको डिटेक्ट करेंगे। फिर हमको जो है हम उसको एक एनालिटिकल पीसी में उसको जो है वो देखते हैं। तो यह है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो हम इसको डिटेल से देखेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम सॉल्वेंट डिलीवरी सिस्टम के बारे में। द सॉल्वेंट और मोबाइल फेस यूज्ड मस्ट बी पास थ्रू द कॉलम एट हायर प्रेशर एट अबाउट 1000 to 3000 PSI, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्वेंट रहता है या मोबाइल फेस उसको हम हायर प्रेशर के साथ उसको पास करते हैं कॉलम में, तो उसका जो प्रेशर रहता है वो लगभग 1000 to 300 PSI के इक्वल रहता है। तो हम इसमें हायर प्रेशर का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारा जो पार्टिकल्स रहता है उसका जो साइज होता है वो फ्यू माइक्रोन्स होता है, मतलब वो 5 to 10 माइक्रोन्स साइज़ का ही होता है। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है उसको वहाँ से मूव कराने के लिए, उसको सेपरेट आउट करने के लिए। एंड सेकेंड आता है मिक्सिंग यूनिट। तो यहाँ पे हम मिक्सिंग यूनिट का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो सॉल्वेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में अच्छे से मिक्स हो जाए और वो कॉलम में पास हो। तो इसके मिक्सिंग के लिए हम बेसिकली 2 टाइप के डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें लो प्रेशर मिक्सिंग यूनिट एंड हायर प्रेशर मिक्सिंग यूनिट। तो इस 2 डिवाइस को हम यूज़ करते हैं उसके मिक्सिंग के लिए। देन इसी में आता है सॉल्वेंट डिगैसिंग। तो जो हमारा जो गैसेस रहता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है वो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो उसके कारण होता यह है कि जो हमारा जब हम सॉल्वेंट को उसमें पंप करते हैं हायर प्रेशर के साथ तो उसमें बबल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उस बबल के फॉर्मेशन हो जाने के कारण उसका जो सेपरेशन प्रोसेस है उसमें इंटरफेरेंस आने लगता है, जिसके कारण प्रॉपरली सेपरेशन जो है वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो सॉल्वेंट को डीगैसिंग करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए यहाँ पे डिगैसर जो है वो लगा रहता है। तो ये डिगैसर यही करता है कि ये जो गैसेस रहते हैं उसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। दिस इज़ डन बाय वैक्यूम फिल्ट्रेशन एंड हीलियम पर्जिंग एंड अल्ट्रासोनिकेशन। तो ये 3 तरीके से हम ये जो सॉल्वेंट रहता है उसको डिगैसिंग करते हैं उनका। देन अब आता है इसमें हमारा मोबाइल फेस। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी के बारे में, तो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में हम हेक्सेन,
क्लोरोमेथेन, आइसोप्रोपेनॉल एंड मेथेनॉल का यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस। और लेकिन अगर हम बात करते हैं रिवर्स फेस के बारे में, तो इसमें हम वाटर हो गया, मेथेनॉल हो गया एंड एसीटोनाइट्राइल एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेंस का हम यूज़ करते हैं एज अ मोबाइल फेस। देन अब हमारा अगला पॉइंट आता है HPLC पंप। तो HPLC पंप बेसिकली हम इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप, सिरिंज पंप एंड कांस्टेंट प्रेशर पंप का यूज़ हम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो इसका जो वॉल्यूम जो होता है वो स्मॉल होता है। इसमें हम लगभग 50 to 25 ml सैंपल को इसमें होल्ड कर सकते हैं एंड इसका जो पिस्टन होता है उसका स्ट्रोक जो है वो शॉर्ट होता है और इनर्ट होता है, मतलब उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। एंड इसमें कंटिन्यूसली हम जो सॉल्वेंट रहता है उसको, जो हमारा सॉल्वेंट रहता है उसको हम पंप कर सकते हैं। तो इसमें हमको रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पल्स डैम्पर, तो इसमें जो हमारा सॉल्वेंट रहता है वो कंटिन्यूसली वो धीरे धीरे उसमें जाते रहता है। तो ये था रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। तो अब हम देखते हैं दूसरा सिरिंज पंप। तो इसमें जो कॉन्स्टेंटली जो होता है फ्लो रेट होता है पंप का एंड जिसमें नॉन पल्सेटिव फ्लो होता है, मतलब जो स्पीड से इसमें कंटिन्यूली हमारा जो सैंपल रहता है वो उसमें फ़्लो करते रहता है। एंड लो फ्लो रेट, इसका जो फ्लो रेट जो रहता है वो कम रहता है, मतलब 1 to 100 ml पर मिनट। तो 1 मिनट में 1 to 100 ml ही वहाँ से जो है वो फ्लो करता है। एंड इसमें आइसोक्रेटिक फ्लो होता है ओनली, ठीक है, मतलब हम इसमें मतलब इक्वल अमाउंट में ही सॉल्वेंट को पूरे प्रोसेस में यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड रिफ़िल रिक्वायर्ड व्हेन रिजर्वायर इज़ एक्सपेंडेड, तो इसको रिफ़िल करने की ज़रूरत होती है जब हमारा जो रिजर्वायर जो है वो खाली हो जाता है। तो इसकी जो कैपेसिटी जो होती है वो 50 ml होती है। तो अगर ये खाली हो जाएगा तो हम इसमें फिर से इसमें रिफ़िल करते हैं। तो ये था इसके पंप के बारे में। देन अब हम देखेंगे सैंपल इंजेक्शन के बारे में। तो थर्ड है सैंपल इंजेक्शन सिस्टम। सेवरल डिवाइस आर अवेलेबल आइदर फॉर मैनुअल और ऑटो इंजेक्शन ऑफ द सैंपल। तो हम इसमें जो सैम्पलिंग के लिए बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो उसको मैनुअली भी उसको सैंपल को इंजेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी हम सैंपल को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, सेप्टम इंजेक्टर्स एंड स्टॉप फ्लो इंजेक्टर्स एंड रियोडाइन इंजेक्टर्स। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारा रियोडाइन इंजेक्टर। तो ये हैं इसमें यूज़ किए जाने वाले इंजेक्टर्स। एंड हमारा फोर्थ आता है अब हमारा कॉलम। तो जो हमारा जो कॉलम रहता है वो हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं जब हम उसमें हायर प्रेशर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं जब हम उसमें लोअर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो उसके इसमें जो वॉल हैवी वॉल ग्लास एंड पिक ट्यूबिंग कॉलम रहता है उसका यूज़ हम करते हैं, तो जिसकी कैपेसिटी जो रहती है वो 600 से कम होती है। तो ये हम अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप के कॉलम्स का यूज़ करते हैं। तो अगर हायर प्रेशर के साथ उसको फ्लो कराना है तो स्टेनलेस स्टील वाला, लेकिन अगर थोड़े से लो प्रेशर के साथ उसको फ्लो कराना रहेगा तो हैवी वॉल ग्लास का यूज़ करते हैं। देन अब हम देखते हैं टाइप ऑफ कॉलम। तो इस कॉलम के बेसिकली मतलब 3 टाइप्स के कॉलम हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ HPLC। तो इसमें सबसे पहला आता है एनालिटिकल कॉलम। तो इसका जो लेंथ रहता है वो 50 to 25 सेंटीमीटर होता है एंड इसका डायमीटर जो है वो 3 to 5 mm होता है। एंड अगर हम बात करें माइक्रो कॉलम के बारे में, तो इसका जो लेंथ रहता है वो 3 to 7.5 सेंटीमीटर एंड इसका जो डायमीटर जो रहेगा वो 1 to 5 mm जो रहेगा। एंड ग्वाड कॉलम, तो ये 3 तरह के कॉलम को हम यूज़ करते हैं। तो जो कॉलम रहता है उसको हम मतलब पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं, सिलिका का यूज़ करेंगे, एल्यूमिना का यूज़ करते हैं एंड पॉलीस्टायरिन एंड डाइविनाइल बेंजीन एंड सिंथेटिक एंड आयन एक्सचेंज रेजिन का हम यूज़ करते हैं इस कॉलम की पैकिंग के लिए। तो ये था कॉलम के बारे में। तो गाइस अब हम देखेंगे इसमें हम कौन कौन से टाइप के डिटेक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर अवेलेबल आर। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, सेकेंड है UV डिटेक्टर एंड फ्लोरेसेंस डिटेक्टर एंड इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर एंड इवेपोरेटिव लाइट स्कैटरिंग डिटेक्टर, IR डिटेक्टर्स एंड फोटो डायोड एरे डिटेक्टर्स। तो ये 7 टाइप्स के डिटेक्टर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं HPLC के केस में। तो गाइस ये था इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे इसका
एडवांटेज। तो इसके क्या एडवांटेज हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले है कि जो हमारा जो HPLC है वो सिंपल रहता है बहुत और रैपिड एंड रिप्रोड्यूसिबल होता है। इसकी सेंसिटिविटी भी जो है वो हायर होती है और हायर परफॉर्मेंस होता है। हमको जो भी रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन रहता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। एंड रैपिड प्रोसेस है एंड एक्यूरेट एंड प्रिसीजन। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो जो है हमारा काफ़ी प्रिसीजन रहता है और एक्यूरेट रहता है। 6 है स्टेशनरी फेज वाज केमिकली इनर्ट। तो हम जो इसमें स्टेशनरी फेज का यूज़ करते हैं वो जो हमारा जो सैंपल रहता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, वो इनर्ट रहता है। देन 7 है हायर रिजोल्यूशन एंड सेपरेशन कैपेसिटी। तो इसकी रिजोल्यूशन एंड सेपरेशन कैपेसिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड 8 है इजी विजुअलाइजेशन ऑफ द सेपरेटेड कंपोनेंट। तो हमारा जो कंपोनेंट है जो सेपरेट हुआ है हम उसको आसानी से देख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव पर्पस। तो हम इसको दोनों तरह के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एनालिटिकल एंड प्रिपरेटिव पर्पस के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हमको पहले ही आपको बताया गया इसकी हम इसका यूज़ हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरह के एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। 11 है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के लिए और उसकी क्वालिटी कंट्रोल स्टडी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका एक एडवांटेज है। वाइड वैरायटी ऑफ स्टेशनरी फेज आर अवेलेबल। तो बहुत सारे स्टेशनरी फेज जैसे कि हमने देखा इसमें एसीटोनाइट्राइल सिलिका हो गया, बेंटोनाइट हो गया, ठीक है, डाइवेनाइल बेंजीन हो गया एंड आयन एक्सचेंज रेजिन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे इसमें स्टेशनरी फेज जो है वो अवेलेबल रहते हैं। तो ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। अब हम देखते हैं इसके पैरामीटर्स क्या हैं। HPLC के पैरामीटर यूज्ड इन HPLC। तो हम कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको हम चेक करते हैं HPLC के केस में। तो सबसे पहला आता है इसमें इसका रिटेंशन टाइम, ठीक है। सेकंड आता है रिटेंशन वॉल्यूम, ठीक। सेपरेशन फैक्टर, इसका रिजोल्यूशन हाई इक्विवेलेंट टू द थ्योरेटिकल फेज एंड इफिशियंसी एंड सिमेट्रिकल फैक्टर। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम चेक करते हैं HPLC के केस में। देन अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ HPLC। तो इसका यूज़ हम हमारे सैंपल्स रहते हैं उसके प्यूरिफिकेशंस के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं और किसी भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अगर किसी भी सैंपल में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको भी डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और किसी भी ड्रग का कंसनट्रेशन जो है हमारे ब्लड में उसको भी हम डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड बायोफार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में भी इसका यूज़ किया जाता है। और किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी स्टडी को परफॉर्म करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको हमने पहले ही बता दिया है कि ये इसका यूज़ हम क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव दोनों तरह के एनालिसिस के लिए करते हैं। एंड इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन जैसे कि हमारे एयर या वाटर में कोई भी पॉल्यूशंस है तो उसको भी हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं उसको चेक करके। एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंपल। तो हमारे बहुत सारे सैंपल्स रहता है उसका मिक्सचर रहता है तो हम उसको सेपरेट आउट करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं HPLC के जो कि काफ़ी इजी लैंग्वेजेस में हैं। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो और उसको समझ सकते हो। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।